नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 19 अगस्त और स्वागत है आपका डेली 30 पे। आज डेली 30 का जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, उसी का अगला पार्ट है भारत में लोक सेवाएं। भारत में लोक सेवाओं के अंतर्गत लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में हमने देखा, और साथ में अन्य जो बातें हैं, विशेषताएं, उन पे भी हम चर्चा करते हैं। 20 क्वेश्चन इसके हम आज टॉपिक पर लेंगे और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर हम लेंगे। 3 बजे से 4:30 बजे तक लाइव क्लास में आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो लोग नहीं कर पाए उस क्लास को बाद में देख लें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहां पर आप अगर लेकर पहुंचते हैं तो मेरे लिए वो बड़ा मोटिवेशनल होगा। तो 3 बजे रोज मैं लाइव रहता हूँ, और उसमें कुछ ना कुछ जीएस का अच्छा हम लोग डिस्कस करते हैं, आज जैसे जनसंख्या नगरीकरण हमने किया था। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि आप जो ये सब कराते हैं, इसका क्या गारंटी है इसकी कि ये पूछ ही लिया जाएगा। एक चीज मैं बताऊं, गारंटी तो मेरी भी नहीं है कि मैं कल क्लास लूंगा, और गारंटी आपकी भी नहीं है। मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा हूं कि आप कल क्लास यहाँ देख रहे होंगे। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बस एक अनुभव होता है। और वो अनुभव या कुछ चीजें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चीजों को छांटना वो अनुभव में ही आता है। उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई जादुई छड़ी है। तो उसी के आधार पर मैं अपना अनुभव आपको देने की कोशिश करता हूँ, कोई दावा मैं कभी नहीं करता हूँ। आप मेरे पास से मेरे टीम के द्वारा बनाया गया किसी टेस्ट सीरीज या मैटर या कुछ भी आप वहां से जुड़ते हैं, मैं सीधा बोलूँ उसको परचेज करते हैं। मुझे इसको कहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि आप उसका पेमेंट करते हैं। तब भी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि ये वीडियो देखो, इससे 50 क्वेश्चन सीधे आएंगे, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता। तो ऐसे लोगों से मुझे यही कहना है कि अगर आपको यकीन हो सके तो देखो, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। गंगा माँ के बारे में भी ये कहा गया, और हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं, और इस तुच्छ प्राणी को क्या आप ऐसे क्या विश्वास करेंगे। जैसा भी है, आप अगर उस पर यकीन होता है तो आप उसको मानिए, नहीं तो ठीक है, जैसा भी है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। और दूसरा है कि राष्ट्रपति जब चाहे इन अधिकारियों को सेवा से निकाल सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल सिफारिश करती है और संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन राष्ट्रपति इनको जब चाहे तब निकाल नहीं सकते हैं। इन अधिकारियों को पर्याप्त संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसे नहीं, कुछ संवैधानिक प्रक्रिया होगी, उसके तहत निकाला जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण स्थल कहाँ पर स्थित है। अगर आप आईएएस बनते हैं और आप प्रशिक्षण करने जाते हैं तो वो कहाँ पर स्थित है। मसूरी, माउंट आबू, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो ये मसूरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा मसूरी, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। इसके लिए नहीं तो ऐसे ही आईपीएस अगर आप बनते हैं तो भारतीय पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो हैदराबाद में, पहले माउंट आबू में ये होती थी, लेकिन ये हैदराबाद में होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी वहां पर है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और उसका पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा होगी, या संघ लोक सेवा आयोग होगा। यहाँ पर ऐसे करिए, संघ लोक सेवा आयोग होगा, ये पूरा हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। संविधान का जो अनुच्छेद 315 है, 315 के 1 के तहत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में भी हमने बात की थी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग भी राज्यों के लिए हो सकता है। तो इसकी व्यवस्था होगी, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। जो ये नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अगर वैसे लोक सेवा मतलब स्टेट लेवल का लोक सेवा आयोग है, संयुक्त नहीं है, तो राज्यपाल उसको नियुक्त करते हैं। लेकिन अगर संयुक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य साथ में होते हैं, 1+10। और अभी हाल में मैंने डिस्कस किया था कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चेंज हुए हैं, नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका जो हमने डिस्कशन किया था वो आपको याद होना चाहिए। जरा कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन है उसके अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग
में कम से कम आधे सदस्यों को न्यूनतम 10 वर्षों की सरकारी सेवा का अनुभव भी होना चाहिए। अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया जाता है तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यूपीएससी में जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 या 65, जो भी पहले पूरा होगा, 6 साल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरा हो जाए, तो यही दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा यही होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट लेवल पे बात करा जाए तो ये 62 ही होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्तों और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और किसी सदस्य के वेतन भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों को सेवा काल में बदला जा सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनकी सेवा और वेतन भत्ते इन सबको संरक्षण प्राप्त होता है और इसको कोई ऐसा परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संचित निधि से ये वेतन दिया जाता है और इसमें ऐसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अनवांटेड चेंज ऐसे नहीं हो पाएंगे। अगला जो प्रश्न है, कौन सा कार्य संघ लोक सेवा आयोग का नहीं है? पहला है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी विषय पर सलाह देना, संसद द्वारा दिए गए ऐसे अन्य कार्यों को करना जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हो, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करना और संघ सरकार में नियुक्ति के लिए परीक्षा की योजना बनाना। तो योजना बनाता है, राष्ट्रपति को किसी विषय पर सलाह ये देता है और ऐसे कार्य करता है जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हो। लेकिन ये राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति ये नहीं करता है। नियुक्ति ये क्यों करेगा? ठीक है ना, अधिकारियों की नियुक्ति तो स्टेट वाला भी नहीं करता, वो तो कैंडिडेट को चयनित करके बस भेज देता है। वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, क्या वर्ड में कहा जा रहा है, शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द पर जब आप ध्यान देंगे तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो पाता है, तो ये ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, यही गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के सबसे बड़े भर्ती अधिकरण होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे बड़े भर्ती अधिकरण होते हैं। और दूसरा है कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। स्टेट वाले संवैधानिक निकाय नहीं है, ऐसा किसने कह दिया? मैंने आपको बताया कि 315 जो अनुच्छेद है उसके तहत इसकी व्यवस्था की गई है, तो ये संवैधानिक निकाय है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 323 ये कहता है कि राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो जो यूपीएससी होता है वो रिपोर्टिंग राष्ट्रपति को करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये बात आ गई ना, तो ये करता है राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं वो करते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन ऐसे इनको राज्यपाल हटा नहीं सकता कि प्रसाद पर्यंत पद है, जब चाहे तब हटा दे, ऐसे नहीं। उसका संवैधानिक प्रावधान है और संवैधानिक संरक्षण इस पद को प्राप्त होता है। तो महाभियोग लाना पड़ेगा या कुछ ऐसा कारण होगा तभी वो हटाया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मैंने आपको अभी बता दिया था। और ये जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष यूपीएससी के लिए होता है और 6 वर्ष या 62 वर्ष ये स्टेट वाले के लिए होता है। जो जैसे उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, ऐसे मध्य प्रदेश, बिहार, जहां का भी है, तो उनके अध्यक्षों की बात हो रही है, उनके अन्य सदस्यों की बात हो रही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर आप काम करना नहीं चाहते हैं, आपको नहीं पसंद है, कोई आपका जैसा भी आपका मन नहीं लग रहा है या कोई कारण हो गया जिससे आपको लगता है कि पद मुक्ति आपको चाहिए और आप अगर अध्यक्ष पद पे या राज्यपाल के सदस्य के पद पर हैं, तो राज्यपाल को त्यागपत्र देके पदमुक्त हो सकते हैं। देखिए कितनी सामान्य सी बात है। आप इसको ऐसे सोचिए, क्या जबरदस्ती आप किसी से काम ले सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट सही होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को राज्यपाल निलंबित नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निलंबित कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव होता है जब सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जा चुकी हो। सर्वोच्च न्यायालय जब रिपोर्ट भेजेगा, कोई ऐसा उसके ऊपर इल्जाम लगेगा या कुछ ऐसा ऐसी घटना होगी कि वो रिपोर्ट भेजे राष्ट्रपति को, तो उसके बाद ही ऐसा किया जा सकता है, राज्यपाल निलंबित कर सकता है, वैसे नहीं। ठीक है, तो दूसरा गलत है, यानी कर सकता है लेकिन कंडीशन है उसके लिए, लेकिन ऐसे ही सही भी नहीं हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर निकालना सीखिए। वही जापानी कहावत मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जापान में एक कहावत है कि मछली देने से अच्छा है मछली पकड़ने सिखा देना। मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूं। अगर इसमें मैं सफल हो रहा हूं तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे। मैं 2-4 क्वेश्चन आपको रटवा दूंगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। डेली 30 एक ऐसा सेशन है जो आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य ये नहीं कि फैक्ट सिखा दिया जाए, क्वेश्चन आपके सामने से निकल जाए तो आपकी तैयारी हो जाएगी।
तैयारी ऐसे थोड़ी होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्य की जो संचित निधि होती है उसको दिया जाता है वेतन भत्ता जो भी है, और जो यूपीएससी के हैं उनको केंद्र वाली संचित निधि से दिया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही है, ये स्टेट ही डिसाइड करता है और हर जगह ये अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक वेतन ले लें और वो कह दें कि पूरे राज्य में जैसा है, मतलब इस राज्य में जैसा है वैसे पूरे देश के अन्य राज्यों में भी होगा, तो अलग अलग होते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध एवं सिफारिश पर किया जाता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन संबंधित जो राज्य होंगे, मान लीजिए कि एक राज्य है हरियाणा और एक राज्य बगल में आप दूसरा कोई ले लीजिए, मान लीजिए पंजाब को ले रहे हैं, तो ये दोनों चाह रहे हैं कि इनका संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दिया जाए, तो ये दोनों राज्य जो हैं इसके विधानमंडल जो है वो अनुरोध करेंगे, सिफारिश करेंगे, तब राष्ट्रपति इसको बनाएगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग है, क्या ये संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक है? भाई यूपीएससी की बात है, अन्य बीपीएससी, यूपीपीएससी और जो अन्य स्टेट के हैं, स्टेट पीएससी की बात है, लेकिन जो संयुक्त वाला है क्या ये संवैधानिक है? संयुक्त लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय ना होकर ये गैर संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। दो या दो से अधिक राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बना सकते हैं, तो ये जो प्रावधान किया गया है ये गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय ये नहीं है। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसको हटाने के लिए मैंने कहा ना कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो इसको हटा भी राष्ट्रपति ही सकते हैं। लेकिन स्टेट में ध्यान रखिएगा कि स्टेट के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त तो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास ही जाना पड़ता है, राज्यपाल वैसे नहीं हटा सकता है। जब तक जैसे रिपोर्ट की बात हो रही थी ना कि एससी वहां पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दे, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति प्रदान कर दे, ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग का पूर्व का नाम क्या था? तो पहले कर्मचारी चयन आयोग का नाम था अधीनस्थ सेवा आयोग। कर्मचारी चयन आयोग जो है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से, और ये विभिन्न जो मंत्रालय होते हैं, विभाग जो होते हैं, उनसे जुड़े जो दफ्तर हैं उनमें जो कर्मचारी होते हैं उनकी भर्ती करने के लिए निकाय होता है। तो अभी ये कर्मचारी चयन आयोग है, पहले इसका नाम अधीनस्थ चयन आयोग था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्मचारी चयन आयोग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक सलाहकारी आयोग है, ये सलाहकारी आयोग है। कर्मचारी चयन आयोग सलाहकारी आयोग है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है, ये कार्य करता है कार्मिक मंत्रालय के अधीन, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि कलकत्ता में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, तो दूसरा ये गलत हो जाएगा, पहला भी गलत है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग समितियां और विषय, गोरेवाला समिति लोक प्रशासन दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गोरेवाला समिति लोक प्रशासन ये सही है। मुदलियार आयोग ये जो है लोक सेवा जो है उसमें भर्ती एवं योग्यता से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। के हनुमंथैया आयोग ये प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। कृपलानी जो आयोग है ये औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नीति यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कृपलानी आयोग था ये रेलवे में भ्रष्टाचार से संबंधित था, ठीक है, रेलवे में भ्रष्टाचार से, तो ये डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही दिए हुए, याद कर लीजिए, कभी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम क्या था? राम सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, महादेव कोठारी, तो ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, दौलत, ठीक है, ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, और आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा की, और भारत के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन इसको माना जाता है। 64 से 66 के बीच में इसने कार्य किया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग बना, ये जो बना था,
ये जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे, इसलिए ये जाना जाता है। अंतिम प्रश्न है आज के इस टॉपिक का, फिर हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं या आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो फिलहाल यूपी पीसीएस एक दो दिन बाद, लेकिन आरओ एआरओ की हिंदी हिंदी का क्रैश कोर्स विद टेस्ट सीरीज और जीएस का क्रैश कोर्स विद टेस्ट सीरीज, ये दोनों हमारे पास हैं और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जीएस का क्रैश कोर्स नहीं है, उसमें टेस्ट सीरीज है, उसमें कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन हिंदी का क्रैश कोर्स है, उसमें कंप्लीट मटेरियल, वीडियोस, ये सब आपको मिल जाएंगे आसानी से। ये हो भी चुके हैं, 4 टेस्ट इसमें होने हैं, उसका भी शेड्यूल कल हम दे देंगे कि वो 4 टेस्ट और कब आगे आपके होंगे। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है आईएएस प्रेप एकेडमी का, उससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपको 6307281212 6307281212 पर व्हाट्सएप करना है ज्वाइन आरओ यारो हिंदी या जीएस, जैसा भी आपको चाहिए। चलिए इस प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। पीसी जैन आयोग का गठन किया गया था, किस लिए गठित किया गया था? प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा के लिए 1998 में इस आयोग ने ये जो आयोग था प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा के लिए, इसको बनाया गया था। 1998 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, प्रस्तुत की थी, अनेक कानूनों की पहचान की थी जिन्हें खत्म किए जाने की जरूरत थी। कई बार छानबीन चलती रहती है कि मतलब छटाई चलती रहती है, छाना जाता है कि ये अब कानून किसी काम के नहीं रह गए, ठीक है, तो उनको हटा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं, बहुत सारे ऐसी मान्यताएं आप देखते हैं होती है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो ये प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था पीसी जैन आयोग। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। 18 अगस्त 2020 को ARIIA रैंकिंग, अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 जारी की गई। तो ये रैंकिंग जारी की गई है और निजी संस्थानों की श्रेणी में उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT शीर्ष स्थान पर रहा, इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ये रैंकिंग जारी की है, इसकी घोषणा की है और निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष 10 संस्थानों की घोषणा की गई है। आईआईटी मद्रास राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा। तो सर्वश्रेष्ठ संस्थान अगर टोटालिटी में पूछा जाएगा तो ये आईआईटी मद्रास रहा है, लेकिन अगर निजी क्षेत्र में पूछा जाएगा, व्याख्या जो मैं करता हूं उस पर ध्यान दीजिए, बीओ के करंट अफेयर में आधे प्रश्न तो व्याख्या से आए हैं। तो ये टोटालिटी में देखा जाएगा तो आईआईटी मद्रास रहा है, लेकिन निजी संस्थान में देखा जाएगा, निजी संस्थानों की श्रेणी में, तो ये रहा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो संस्थान है, रैंक फर्स्ट जो दी गई है वो आईआईटी मद्रास को है, और सेकंड आईआईटी बॉम्बे को है, थर्ड आईआईटी दिल्ली को है। तो मद्रास का एम ले लीजिए, बी ले लीजिए बॉम्बे का, दिल्ली का डी ले लीजिए और बेंगलुरु का बी ले लीजिए। तो MBDB, ये 4 ऐसे याद रखिएगा। ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स पूछा जा सकता है। 2020 की जो रैंकिंग है उसमें ये शीर्ष स्थान रहे, लेकिन निजी संस्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो कलिंगा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, अगला जो प्रश्न है, आदिवासियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई पोर्टल का नाम क्या है? तो आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए ये स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 18 अगस्त 2020 को रेल मंत्रालय ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी। तो ये घोषणा की गई है। ड्रोन को केवल उत्तर मध्य रेलवे में लागू किया जाएगा। दूसरा, ड्रोन को मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य और दक्षिण पश्चिम रेलवे, इन सब में लागू किया जाएगा। केवल क्या ये उत्तर मध्य रेलवे क्या है स्पेशल है भाई, ऐसा क्यों यहाँ पे किया जाएगा? तो लगभग धीरे धीरे सब में लागू किया जाएगा। 3-4 का तो इसमें अनाउंसमेंट भी किया गया है। तो केवल ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि आप कितने होशियार हैं, इसलिए पूछे जाते हैं। बहुत सरल प्रश्न होते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन पे जो प्रश्न पूछे गए थे। अगला जो प्रश्न है, किस बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी ऋण को मंजूरी दी है? तो ऐसा कौन करेगा, एसबीआई करेगा कि पंजाब नेशनल बैंक? ऐसा कुछ कोई नहीं करेगा, ये विश्व बैंक करेगा या कोई एशियाई डेवलपमेंट बैंक करेगा, नाबार्ड तो करेगा नहीं, वैसे भी रिजर्व बैंक भी ऐसे काम ऐसे कहाँ करता है। तो विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखिए कि एशियाई विकास बैंक ने ऐसा किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो परियोजना है, ये स्टेशन, भवन, रेलवे पटरी, रखरखाव,
सुविधाएं और बिजली आपूर्ति और कर्षण के निर्माण के लिए इसमें धन मुहैया कराया जाएगा। और दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले पारगमन विकल्पों को स्थापित करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए योजना लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबादी का 37% है। जो टोटल आबादी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की, उसमें दिल्ली केवल 37% आबादी रखता है। और 18 अगस्त 2020 को अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। ये ध्यान रखिएगा, शपथ नहीं ली। अशोक लवासा का नाम आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये जो है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला बिल्कुल सही है। 37% आबादी यहाँ पर पाई जाती है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सितंबर 2020 से एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है अशोक लवासा। 1980 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं और अब ये इसको छोड़कर चुनाव आयुक्त के पद को छोड़कर जा रहे हैं, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, 1 मिनट, मेरा जुकाम अभी सही नहीं है। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि 2003 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी। 8 में एक वो पास किया गया था प्रस्ताव, और शुरुआत की गई थी 2009 से। 8 से नहीं, 2009 से। 8 में प्रस्ताव पास हुआ है और 9 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की। उत्तर प्रदेश का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर अगर हो सकता है कभी करंट अफेयर डेट वाइज पूछे जाए, तो ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, वैसा बड़ा मुश्किल है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति शुरू की है और इसका लक्ष्य है 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 5 साल का लक्ष्य रखा गया है कि 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया जाएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति और वेगा क्या है? शक्ति और वेगा, शक्ति और वेगा जो है ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत अभी की है रविशंकर प्रसाद ने, केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जरा बताइएगा कमेंट करके। और ये चुनौती इसमें की गई, ये चैलेंज दिया गया कि आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सब प्रयास करने हैं, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करिए, जो भी कंपनीज हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर हैं जो स्वदेशी हैं, ध्यान रखिएगा। शक्ति और वेगा माइक्रो प्रोसेसर तो आप जानते ही हैं ना, नहीं जानते होंगे तो गूगल करके इसके बारे में पढ़िएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रोसेसर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक और आईआईटी मद्रास ने मिलकर शक्ति और वेगा को तैयार किया है। 32 बिट प्रोसेसर है और वेगा 64 बिट प्रोसेसर है। शक्ति 32 बिट है, तो ये शक्ति के बारे में ध्यान रखिएगा 32, और वेगा जो है ये 64 बिट प्रोसेसर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान के मिशन को पूरा करने के लिए किसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चुना गया? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेडिकल साइंस के लिए एम्स को चुना गया है, विमानन के लिए एचएएल को चुना गया है, और रक्षा अनुसंधान के लिए डीआरडीओ को चुना गया है। उपयुक्त सभी को चुना गया है। वोकल फॉर लोकल, केवल लोकल यूज ना करिए, आप लोकल के बारे में प्रचार भी करिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये अवधारणा है, इसी पर केंद्रित ये पूरा कार्यक्रम है। तो ये सब चुना गया है। अंतरिक्ष के लिए इसरो को चुना गया है, ऊर्जा के लिए गेल और एनटीपीसी को चुना गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष के लिए इसरो और ऊर्जा के लिए गेल और एनटीपीसी। आपको बताना चाहता हूं कि जब ऐसे प्रश्न आए तो आप सोचिए कि जिस क्षेत्र की जो काम करने वाली संस्था होगी, एजेंसी होगी, वो वही काम करेगी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंतिम प्रश्न है, अटल सुरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस सुरंग को लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। लेह मनाली राजमार्ग पर है, हाईवे पे, और पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है। ये समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर है, 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस सुरंग की लंबाई जो है ये दिया हुआ है 11.8 किलोमीटर। मैं आपको बताना चाहता हूं 8.8 किलोमीटर, 8.8 याद भी आपको रहेगा, इसकी इस सुरंग की लंबाई है। ये सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन में स्थित सैन्य उपक्षेत्र को आपूर्ति करने के लिए मार्ग प्रदान करता है, इसलिए इसका सैन्य इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है।
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, रणनीतिक इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, तो ये आपका आज का जो डेली 30 था ये समाप्त हुआ। कल 3 बजे हम लाइव भी मिलेंगे आपसे। आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।